अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने तैरते तैरते थोड़ा सा रुख बाएं जाने वाले किनारे की तरफ मोड़ लिया। चूँकि मैं दरिया में से निकल जाना चाहता था, इसलिए दरिया की सतह पर मैं किनारे के करीब होने लगा। दरिया में पानी सर्द था, जिससे मेरा जिस्म बर्फ होने लगा था। मैं तैरते तैरते दूर काफ़ी आगे जाकर किनारे पर आ गया। यहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। ये दरियाई सरकंडे थे। मैं इनके दरमियान पानी में चलता जा रहा था। दरिया का किनारा ऊंचा था। मैं झाड़ियों को पकड़कर किनारे पर चढ़ गया। मैं ऊपर आते ही बैठ गया और आसपास के माहौल का जायजा लिया। खेत ही खेत थे, जिनके दरमियान दलदली मैदान भी थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। मैंने दाएं जानिब निगाह की तो मेरी आंखें देखती ही रह गईं। दाएं जानिब दूर ताजमहल की हसीन तारीखी इमारत नजर आ रही थी। धूप निकली हुई थी। ताजमहल के गुंबद और मीनारों के ऊपर के हिस्से चमक रहे थे, मगर उस वक्त मैं ताजमहल की सैर नहीं करना चाहता था। सबसे पहले मुझे इस इलाके से इतनी दूर निकल जाना था कि पुलिस आसानी से मुझ तक न पहुंच सके। दरिया के जिस पुल पर से मैंने छलांग लगाई थी, मुझे इतना याद है कि उसके नीचे से भी रेल गुजरती थी, जिसका मतलब था कि रेलवे स्टेशन आगे मशरक की जानब था। लेकिन मैं उस वक्त किसी भी स्टेशन पर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पुलिस ने ज़रूर दरिया के दोनों किनारों पर आबाद शहरों और कस्बों को पुलिस को खबरदार कर दिया होगा, और बहुत मुमकिन है कि पुलिस दरिया के दोनों किनारों पर मेरी तलाश में निकल भी आई हो। मेरे कपड़े पानी में शराबोर थे। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने सबसे पहले तो जैकेट और कमीज़ उतार कर निचोड़ी, उन्हें दोबारा पहना, पतलून की जेबों को उलट करके निचोड़ा, डब्बी को खोल कर देखा। मेरी डब्बी में 5 च्युइंगम वाले टैंक बम रह गए थे। पानी डली के अंदर चला गया था। मैंने डब्बी में से पानी निकाल कर बमों को जेब में रख लिया। इसके बाद उठा और दरिया के किनारे को छोड़कर शुमाल मशरक की तरफ घास के मैदान पर चलने लगा। चलते चलते मैं एक छोटे से मट्टी के टीले के पास पहुंच गया। उसके पहलू में एक छोटी नदी बह रही थी। मैं नदी के साथ साथ चल पड़ा। आसमान पर कहीं कहीं गहरे बादल भी थे और सूरज भी निकला हुआ था। हवा में खुनकी थी, मगर चलते रहने से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। नदी के साथ मैं एक तरफ घूमा तो दरख्तों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे मुझे एक रेलगाड़ी खड़ी दिखाई दी। झाड़ियों के करीब जाकर गौर से देखा तो ये एक मालगाड़ी थी। आगे रेल की पटड़ी है, जिस पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी हो गई थी। मालगाड़ी का रुख अहमदाबाद आगरा की बजाय दिल्ली की तरफ था। कम अज़ कम मैंने यही अंदाज़ा लगाया था। मैंने सोचा अगर मैं इस मालगाड़ी पर सवार हो जाऊं तो कम अज़ कम इस इलाके से ज़रूर दूर हो जाऊंगा, जहां चारों तरफ पुलिस मेरी तलाश में निकली हुई थी। मालगाड़ी खड़ी थी, मगर किसी भी वक्त चल सकती थी। काफ़ी आगे लगे हुए इंजन में से धुआं निकल रहा था। मैंने चारों तरफ गौर से देखा। वहाँ सिवाय रेल की पटड़ी पर काम करते मजदूरों के और कोई नहीं था, और ये मजदूर भी मालगाड़ी के काफ़ी डब्बे छोड़कर इंजन के करीब काम में लगे हुए थे। मैंने तेज़ तेज़ चलते हुए पीछे से रेलवे लाइन पार किया और मालगाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। मालगाड़ी के डब्बों के लोहे के दरवाजे बंद थे। मैं उन डब्बों के बिल्कुल करीब होकर आगे जा रहा था। मैं किसी ऐसे डब्बे की तलाश में था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ। आखिर मुझे एक डब्बा मिल गया। उस डब्बे का आधा दरवाज़ा खुला था। आगे रस्से बंधे 3-4 गायों के मुंह बाहर निकले हुए थे। ये मवेशी ले जाने वाला डब्बा था। अचानक इंजन ने सीटी दी। मालगाड़ी के पहियों में से अजीब सी आवाज़ें निकलीं और वो चल पड़ी। मैं दौड़कर मवेशियों वाले डब्बे में सवार हो गया। ये 4 गायें थीं, जिनके पाँव बंधे हुए थे। डब्बे में ऐसी बू फैली हुई थी जैसी अमूमन मवेशियों के बाड़े में फैली होती है। मैं कोने में एक तरफ होकर बैठ गया। मालगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर यह मालगाड़ी आगे जाकर किसी स्टेशन पर खड़ी भी हुई तो कम अज़ कम पुलिस इस गाड़ी में मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने एक तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही थी। मुझे गायों की टांगों में से बाहर के दरख्त पीछे जाते कुछ कुछ नजर आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि अगर यह गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही है तो मैं 1-2 स्टेशन पहले ही उतर जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली स्टेशन पर मेरे पकड़े जाने का खतरा था। मालगाड़ी के डब्बे में हल्की हल्की गर्माइश थी। यहाँ सर्दी बहुत कम थी। अब मेरे कपड़े भी काफ़ी सूख गए थे। मालगाड़ी की एक खास रफ्तार होती है
मगर यह माल गाड़ी कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे खुशी ज़रूर हो रही थी कि मैं आगरा से दूर होता जा रहा था। और रास्ते में कितना ही छोटे छोटे स्टेशन है, माल गाड़ी कहीं भी खड़ी ना हुई। माल गाड़ियों में चूँकि बड़े बड़े शहरों का माल लदा होता है, इसलिए आमतौर पर वह बड़े शहरों का स्टेशनों पर ही रुकते हैं और उनके प्लेटफार्म भी रेलवे यार्ड में अलग बने होते हैं। मैं ये समझ रहा था कि यह माल गाड़ी आगरा से फिरोज़ाबाद से होती हुई ऊपर कानपुर जाने की बजाय नीचे इंडिया के जनूब की जानिब बांडा नाम के शहर की तरफ जा रही है। इस माल गाड़ी ने शायद कहीं ना रुकने की कसम खा रखी थी। जब से चली थी कहीं नहीं रुकी थी, यहाँ तक कि फिरोज़ाबाद और अटावा जैसे बड़े शहर भी नहीं ठहरी और रेलवे यार्ड की अलग लाइन पर तेज़ी से गुजरती हुई आगे निकल गई। खुदा जाने इसमें किस किस्म का सामान लदा हुआ था कि जिसे बांडा शहर में पहुंचाना ज़रूरी था। दिन को मालगाड़ी चलती रही, शाम का अंधेरा फैल रहा था कि कहीं जाकर उसकी रफ्तार हल्की हो गई। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। एक बार गाय का दूध पीकर मैंने प्यास बुझाई थी। मैंने दरवाजे के आगे लगे हुए रस्से में से सर बाहर निकालकर सामने की जानिब देखा। कोई स्टेशन आगे था, वहाँ मालगाड़ी खड़ी हो गई। मैं छलांग लगाकर नीचे उतर आया। रेलवे ट्रैक के साथ कुछ दूर तक आगे गया। स्टेशन पर एक धुंधला सा बल्ब जल रहा था। मैं यहाँ भी नहीं रह सकता था। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था। अभी तक मैं यही समझे हुए था कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, लेकिन यह ख्याल जहन में ज़रूर आता था कि आगरा से दिल्ली इतनी दूर नहीं है, दूसरे रास्ता इतना वीरान नहीं है। जिन वीरान रास्तों से यह मालगाड़ी सारा दिन गुजरती रही थी, दोपहर के बाद दूर दूर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी नजर आने लगी थीं। जबकि आगरा और दिल्ली के दरमियान का इलाका मैदानी है, वहाँ कोई पहाड़ियाँ नहीं हैं। सिर्फ एक बात की मुझे तसल्ली ज़रूर हो रही थी कि मैं आगरा की पुलिस से दूर हो गया हूँ। अगर यह ट्रेन इंडिया के मशरकी शहरों की तरफ भी जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ से दिल्ली पहुँच सकता था। मेरे पास रिजवाना के दिए हुए कुछ रुपए मौजूद थे। मालगाड़ी का इंजन शायद पानी ले रहा था। मैं मवेशियों वाले डब्बे में बैठा बैठा तंग आ गया था। मैंने सोचा मालगाड़ी का कोई दूसरा खाली डब्बा तलाश करना चाहिए। चलते चलते मैं स्टेशन के प्लेटफार्म के करीब पहुंच गया। मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि प्लेटफार्म पर मुझे ट्रेन का गार्ड और इंजन ड्राइवर के अलावा 2-3 आदमी नजर आ रहे थे। मैं वापस हो गया और एक एक डब्बे को शाम के बढ़ते फैलते अंधेरे में गौर से देखने लगा कि कहीं कोई डब्बा थोड़ा सा खुला हुआ मिल जाए। एक डब्बे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और उसकी दोनों जानब दरवाजे के बाहर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। मैं एक जंजीर को पकड़कर डब्बे में दाखिल हो गया। इस डब्बे में कोने की तरफ बड़े बड़े बोरे और लकड़ी के करेट लगे हुए थे। यहाँ मवेशियों वाली गंदी फिजा नहीं थी। मुझे यह जगह अच्छी लगी। मैं एक करेट से टेक लगाकर बैठ गया। दिल में यह फैसला किया कि अब रात को आगे जो भी स्टेशन आएगा और अगर ट्रेन वहाँ खड़ी हुई या उसकी रफ्तार ज़रा सी भी हल्की हुई तो मैं उतर जाऊँगा। गाय का दूध मैंने सैर होकर पिया था। मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं थी। वैसे भी मैं सख्त जान था और मुझे भूखे प्यासे रहने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ लोग बातें करते एक दूसरे को आवाज़ें देते मेरे डब्बे की तरफ आ रहे थे। बाहर निकलने का मौका नहीं था। आवाज़ें मेरे डब्बे के बाहर आ गईं। मालूम हुआ कि मेरे वाले डब्बे में सामान चढ़ाया जा रहा है। मैं उठा और बड़े बड़े बोरों के पीछे जाकर छुप गया। 2 मजदूर डब्बे में चढ़े। वो बाहर से सामान पकड़ पकड़ कर अंदर लगाने लगे। मैं खामोश रहा। वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे, मुझे भी वो नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वो सामान डब्बे में रख चुके तो बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये जुल्म किया कि लोहे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से उसमें सलाख लगा दिया, जिससे मैं डब्बे को अंदर से खोल नहीं सकता था। डब्बे में एकदम अंधेरा हो गया। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा लोहे का था, उसमें दराज़ें ज़रूर थीं, मगर बाहर अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था। वो लोग एक दूसरे से बातें करते प्लेटफार्म की तरफ जा रहे थे। मैं एक तरह से मालगाड़ी के डब्बे में बंद होकर रह गया था। अब उस जगह डब्बे से बाहर निकल सकता था जहाँ कोई बाहर से दरवाज़ा खोलेगा। अंधेरे में मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। जो सामान उन्होंने लगाया था लकड़ी के खोखे थे जो बंद थे। कुछ फर्नीचर था जिसको रस्सियों से बांधा गया था। इतने में ट्रेन को धचका लगा। मैं गिरते गिरते संभल गया और वही नए सामान वाले खोखों के दरमियान बैठ गया।
ये माल गाड़ी पहले भी रन थुरवा रही थी। अब चूँकि पता नहीं था कि कब और कहाँ जाकर रुकती है, चूँकि मैं सिवाय सब्र करने के और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब्र करके बैठा रहा। ट्रेन काफ़ी दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। इसके बाद उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। बंद डब्बे का एक ही फायदा था कि बाहर सर्दी थी, मगर डब्बे के अंदर सर्दी नहीं लग रही थी। मालगाड़ी खुदा जाने कहाँ से कहाँ गुजर रही थी। मैंने सोचा कि रात को सोने के लिए कोई जगह बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह ट्रेन इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। मैंने अंधेरे में टटोल मटोल कर लकड़ी के खोखों को एक दूसरे के बराबर करके वहाँ इतनी जगह बना ली कि मैं टांगें सुखाड़ कर लेट सकता था। मैं उसी तरह लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। मैं हवाई मखलूक चंद्रिका और फिर मीनाकशी और रिजवाना के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने कमांडो मिशन का ख्याल आ रहा था। मैं इस तरह दर बदर फिरने के लिए इंडिया में नहीं आया था। मैंने एक ज़बरदस्त मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया था। अब मुझे कश्मीर के महाज पर या पाकिस्तान दुश्मन भारतीय खुफिया तंजीम रा के एजेंटों का सुराग लगाकर उन पर हमलावर होना था, ताकि वो अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ न कर सकें। इस तरह सोचते हुए मुझे नींद आ गई। इसके बाद जब आँख खुली तो डब्बे के दरवाजे की दर्दों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ट्रेन उसी रफ्तार से चली जा रही थी। मैंने एक जगह से बाहर देखा। ट्रेन खेतों में से गुजर रही थी और दर्द में से सर्द हवा अंदर आ रही थी। मैंने देखा कि धूप कहीं भी नहीं थी। लगता था कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मैदान भी गुजर रहे थे, खेत भी गुजर रहे थे, कहीं कहीं आबादियाँ भी नजर आ रही थीं, दूर दूर पहाड़ियाँ भी थीं। ट्रेन की रफ्तार भी खुदा खुदा करके हल्की हो रही थी। कोई शहर आ रहा था। ट्रेन को यहाँ रुकना था। मेरे लिए अब सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेन के रुकने के बाद स्टेशन के अमले ने आकर बाहर से डब्बे के दरवाजे को खोलना था, और अब मैं उनसे छुप नहीं सकता था। मैंने सोच लिया कि उन्हें कह दूंगा कि मैं पिछले स्टेशन पर इत्तेफाक से इस डब्बे पर चढ़ गया था और सो गया था। अब आँख खुली तो ट्रेन यहाँ पहुँची हुई है। मैं जानता था कि वो लोग मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कोई सामान वगैरह चोरी नहीं किया था। बहरहाल मैंने अपने आप को हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद ट्रेन की रफ्तार मज़ीद हल्की हो गई। मैं दरवाजे के साथ लगा बराबर बाहर देख रहा था। ट्रेन एक पुल पर से गुजर रही थी। नीचे मुझे बैलगाड़ियों के अलावा एक दो मोटर कारें और रिक्शे भी चलते नजर आए। लगता था कि कोई अच्छा खासा शहर आ रहा है। इतना बड़ा शहर मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। जाहिर है कि स्टेशनों पर पुलिस भी ज़रूर होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी दूर आकर पुलिस ने मेरे बारे में रेलवे पुलिस को खबरदार किया होगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि यह दिल्ली शहर नहीं है, क्योंकि दिल्ली आगरा से एक दिन और एक रात की मुसाफत हरगज नहीं था। मालगाड़ी रेलवे यार्ड में से गुजरती रही। एक खाली खाली प्लेटफार्म पर आकर रुक गया। मैं पीछे हट गया, फिर दरवाजे के साथ लगकर बाहर देखने लगा। दो आदमी बातें करते पिछले डब्बों से चले आ रहे थे। मैं जल्दी से खोखों के दरमियान आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आदमी अंदर आए तो मैं उन्हें देखकर क्या कहूँगा या वो क्या कहेंगे। इतने में किसी ने दरवाजे पर हथौड़े मारना शुरू कर दिया। दरवाजे की सलाख दूसरी तरफ हटाई जा रही थी। सलाख हट गई। किसी ने जोर से दरवाजे को एक तरफ धकेल दिया। कोई अंदर आने ही वाला था कि एक आवाज़ बुलंद हुई, अबे इधर अभी कहाँ से घुस रहे हो? पहले अगली बोगियों का सामान तो बाहर निकालो। मैंने महसूस किया कि जिस आदमी ने दरवाजे को खोला था वो कुछ बोलता हुआ आगे निकल गया है। दरवाज़ा खोल चुका था। कफ्स का दरवाज़ा खुल चुका था। यह मेरी खुशकिस्मती थी। मैं दबे पाँव चलता खुले दरवाजे के पास आया। ज़रा सा सर बाहर निकाल कर देखा। तीन मजदूर किस्म के आदमी जिन्होंने रेलवे की नीली वर्दी पहनी हुई थी आगे को जा रहे थे। मैंने दूसरी तरफ देखा, वहाँ और कोई नहीं था। मैं जल्दी से नीचे उतर गया। उतरते ही खुदा का शुक्र अदा किया। जैकेट के बटन बंद करता हुआ खाली प्लेटफार्म पर एक जानब चलने लगा। प्लेटफार्म से उतरकर मैं रेलवे लाइन पर आया। यहाँ मालगाड़ी के डब्बे ख़त्म हो जाते थे। बाएं जानब निगाह डाली तो सामने रेलवे यार्ड की दीवार थी। दीवार की दूसरी जानब कोई सड़क थी, जहाँ से ट्रैफिक के गुजरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सड़क की दूसरी जानब दो चार मकान थे। मैं रेल की पटरियों पर से गुजरकर दीवार के पास आ गया। यहाँ एक जगह बिजली का खंभा बाहर सड़क की जानब लगा था। मैंने खंभे को पकड़ा और पास आ गया। मेरा जिधर मुंह उठा मैं उधर ही को चल पड़ा। एक चौक में पहुँच कर रुक गया।
करीब एक छोटी सी चाय की दुकान थी। मैं दुकान के अंदर आकर एक मेज़ के पास बैठ गया। एक लड़के ने आकर पूछा कि मैं खाना खाऊंगा या चाय पीऊंगा। मैंने कहा, खाने में क्या क्या पका है? उसने कुछ सब्जी तरकारी बताया। मैंने कहा, ले आओ। लड़का चला गया। मैं किसी से अभी नहीं पूछना चाहता था कि यह कौन सा शहर है। मैंने दुकान की दीवारों को देखा कि शायद वहाँ किसी कैलेंडर पर इस शहर का नाम लिखा हो, मगर किसी कैलेंडर पर शहर का नाम नहीं था। मैंने बड़े सुकून के साथ खाना खाया, चाय मंगवा कर पिया, बिल अदा किया और बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर निगाह डाली। वहाँ लिखा था, शाहजहाँ होटल रेल बाजार बांडा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मालगाड़ी ने मुझे दिल्ली के बजाय बांडा पहुंचा दिया था, जो वस्ती इंडिया से आगे मशरक़ की जानिब एक मशहूर शहर था। इस तरफ से गाड़ियाँ सुबह बाहर बंगाल और नीचे मद्रास वगैरह शहरों की तरफ जाती थीं। मैंने फैसला किया कि स्टेशन पर चलकर मालूम करना चाहिए कि यहाँ से दिल्ली की तरफ गाड़ी कब जाती है। मैं रेलवे लाइन वाली दीवार के साथ साथ चल पड़ा। आगे रेलवे स्टेशन की इमारत आ गई। यह स्टेशन न छोटा था न बड़ा, बस दरमियाना दर्जे का था। स्टेशन के बाहर तांगे और रक्शे खड़े थे। मैंने पीछे वाली ऑफिस की खिड़की पर जाकर पूछा कि दिल्ली को गाड़ी किस वक्त जाएगी। खिड़की के पीछे एक सांवला सा दुबला पतला आदमी बैठा था। बड़ी बेजारी से बोला, यहाँ से पहले कानपुर जाओ, वहाँ से तुम्हें इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी दिल्ली ले जाएगी। मैंने उससे पूछा, कानपुर को गाड़ी कब जाएगी? उसने और ज़्यादा बेजारी से जवाब दिया, रात को 2:30 बजे जाएगी। मैं खिड़की से हट गया। इसका मतलब था कि अब मुझे रात के 2:30 बजे तक इसी शहर में रहकर कानपुर जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार करना होगा। स्टेशन पर ठहरना ठीक नहीं था। वैसे भी अभी रात के 2:30 बजने में कई घंटे रहते थे। बांडा शहर मेरे लिए अजनबी था। इस तरह मैं कभी नहीं आया था। मेरे पास रकम काफ़ी थी। मैंने सोचा कि पहले किसी ऊंचे दर्जे के रेस्तोरां में चलकर बैठता हूँ, वहाँ किसी को मुझ पर शक नहीं पड़ेगा। शहर में इधर उधर फिरने से किसी को मुझ पर शक पड़ सकता था। स्टेशन पर पुलिस हर वक्त मौजूद रहती है। ये सोचकर मैंने बाहर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से कहा, किसी अच्छे से होटल में ले चलो जहाँ अच्छा खाना वगैरह मिलता हो। होटल मैंने इसलिए कहा था कि शायद रेस्तोरां इसकी समझ में ना आता। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे वाक़ई एक होटल के गेट पर ले आया, जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया होटल था। यह वाकई होटल था, यानी यहाँ रहने के लिए कमरे भी मिल जाते थे। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक कमरा ही किराए पर ले लूँ। बड़ी तन्हाई में वक्त गुजर जाएगा। आधी रात को निकल जाऊंगा। काउंटर पर साड़ी पोश कटे बालों वाली कबूल सूरत लड़की खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। वो मुस्कराई और कहने लगी, आप अकेले ही कमरे में रहेंगे? मैंने भी मुस्करा कर कहा, अकेला हूँ इसलिए अकेला ही रहूँगा। अगर कोई मेरे साथ होता तो वो भी ज़रूर मेरे साथ ही रहता। वो बदस्तूर मुस्करा रही थी। उसने कहा, एक सिंगल बेड कमरे का 24 घंटे का किराया 50 रुपये होगा। उस ज़माने में यह किराया बहुत ज़्यादा था, मगर मेरी मजबूरी थी। मैंने कमरा ले लिया। मैंने वहाँ अपना हिंदवाना नाम कमल कुमार लिखवाया और एड्रेस भी दिल्ली का गलत सनद लिखवा दिया। 50 रुपये अदा किए। लड़की ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाकर नौकर को तलब किया, उसको मेरे कमरे की चाबी दिया और कहा कि साहब को 16 नंबर कमरे में ले जाओ। ये होटल पुरानी वज़ा का अंग्रेज़ी टाइप का था। उसकी दूसरी मंजिल नहीं थी। लगता था कि 2-3 पुरानी कोठियों को मिलाकर एक होटल बना दिया गया है। आगे वसी बगीचा था। कमरों के आगे बरामदे भी थे। लड़का मुझे 16 नंबर कमरे में छोड़कर सलाम करके चला गया। कमरे में यूरोपी तर्ज का पुराना सोफा और पलंग बिछा था। दरवाजे और खिड़की पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। अजीब बात है कि वहाँ टेलीफोन भी लगा हुआ था। साथ बाथरूम भी था। सर्दी की वजह से लड़के ने जाते हुए बिजली का हीटर भी ऑन कर दिया था। मैंने सोचा कि अपने हाथ धो भी लेना चाहिए, शायद फिर यह मौका न मिले। मैं गुस्ल खाने में घुस गया, अच्छी तरह से नहाया, वही कपड़े दोबारा पहन लिए। दूसरे कोई कपड़े मेरे पास नहीं थे। थोड़ी देर वही लड़का आ गया, कहने लगा, साहब खाना लाऊं या कुछ और? मैंने कहा, कुछ और क्या? वो ज़रा सा हंस कर बोला, साहब विस्की वगैरह? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं शराब वगैरह नहीं पीता। तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, मेरे लिए फले का एक पैकेट और एक माचिस ले आओ और चाय पहले भिजवा दो। मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया। मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं थे। 50 का एक नोट था
जो मैंने काउंटर पर लड़की को दे दिया था। लड़का चला गया। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, सारे रात के खाने पर आप कोई ख़ास चीज़ खाना पसंद करेंगे? मैंने कहा, आपके यहाँ जो कुछ तैयार होता है वही खा लूँगा, शुक्रिया। यह काउंटर वाली लड़की ही थी। उसने ओके सर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुलाजिम लड़का मेरे लिए चाय लेकर आ गया। वो सिगरेट भी लाया था। मैंने उसे 5 रुपये टिप दिए तो खुश हुआ। उसके दिल में मेरे लिए शायद हमदर्दी पैदा हो गई थी। मुझसे पूछने लगा, साहब आप किस शहर से आए हैं? मैंने चाय बनाते हुए कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? वो मेरे करीब आ गया। बड़ी राजदारी के अंदाज में बोला, साहब हमारे होटल में एक खुफिया पुलिस का आदमी हर वक्त मौजूद रहता है। मैं शीला से आपके बारे में पूछ रहा था कि ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है। खुफिया पुलिस का नाम सुनकर मैं खबरदार हो गया। मैंने कहा, भाई ये तो उनकी ड्यूटी होती है कि जो कोई होटल में नया मुसाफिर है उसके बारे में पूछ-गुछ करें। लड़का मजीद राजदारी के अंदाज में बोला, नहीं साहब, वो तो ठीक है, लेकिन खुफिया पुलिस वाला आपके बारे में मिस शीला से कह रहा था कि ये आदमी मुझे कोई जासूस लगता है। सर क्या वाकई आप जासूस हैं? मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं साहब, मुझे जासूस बनने का बड़ा शौक़ है। मेरी छठी हिज़ बेदार हो चुकी थी। उस खुफिया पुलिस वाले को कैसे शक पड़ गया कि मैं एक जासूस हूँ? अगर उसने मुझे जासूस समझा है तो यकीनन पाकिस्तानी जासूस ही समझा होगा, क्योंकि इंडिया में जो किसी भी मुल्क का जासूस पकड़ा जाए पुलिस यही समझती है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। बल्कि अब तो इंडिया में वहाँ के जो मुसलमान हैं पुलिस उनमें से हर तीसरे आदमी को पाकिस्तान का जासूस समझती है।